आगे बढ़ते हैं। क्या एमसीडी चुनाव में हार के बाद हिल गया है आम आदमी पार्टी का विश्वास? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने बिना नाम लिए कुमार विश्वास पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। अमानतुल्लाह खान के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया है। विधायक आदर्श शास्त्री ने अमानतुल्लाह खान पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जेडीयू ने इस विवाद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने बिना नाम लिए दावा किया है कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए विधायकों को 30 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। यह बड़ा आरोप कुमार विश्वास को लेकर लगाया गया है। देखिए, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और हड़पना चाहते हैं, और ये मुस्तकिल साजिश रच रही है बीजेपी और आरएसएस। अभी अरविंद जी ने भी ट्वीट किया कि कुछ लोग हमारी पार्टी में दरार डालना चाहते हैं, तो मैं भी वही कह रहा हूँ। और हमारे कुछ विधायक हैं, 4 विधायक जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो विधायकों को लेकर जा रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि देखो जी बीजेपी आप या तो कन्वीनर बनाओ, नहीं तो बीजेपी जो है, बीजेपी में चलो बीजेपी 30 करोड़ रुपया एक विधायक को देगी। हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अरविंद जी को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। अरविंद जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और ये बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर उठा रहे हैं। कौन लोग उठा रहे हैं तो सब आप भी जानते हैं। और अमानतुल्लाह खान के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया है। पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने कार्रवाई की मांग की है। बहुत शॉक्ड हूँ कि अमानत जैसी ऐसी गैर जिम्मेदारी के शब्द और ऐसी गैर जिम्मेदारी की स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। पीएसी का वो मेंबर है, किस बुनियाद पे, किस ग्राउंड पे ये इस तरह की बात कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और पीएसी का जिम्मेदार मेंबर है, पार्टी को पूछना चाहिए, अरविंद जी को पूछना चाहिए और जरूरत पड़ने पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बात कैसे एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। कोई पार्टी बेचने की या कमजोर करने वाली बात मुझे नजर नहीं आती, और इस तरह के बयान से अमानत भाई को बचना चाहिए। वो भी हमारे पार्टी के साथी हैं मेरे, और इस तरह का बयान मुझे नहीं लगता देना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं बीजेपी नेता श्याम जाजू का कहना है कि किसी पार्टी को एकजुट रखना पार्टी के लीडर का काम है। अपनी कमजोरी के लिए दूसरों को दोषी ठहराना सही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगले वर्ष राज्यसभा के लिए 3 एमपी आने हैं, जो तीनों आम आदमी पार्टी के होंगे। बीजेपी हर हालत में तीनों आम आदमी पार्टी के संसद सदस्य पार्लियामेंट में ना जा पाए, इसके जुगाड़ में लगी हुई है। आम आदमी की कार्यपद्धति, उनका परफॉर्मेंस और जनता ने उनको नकारा, इन सब बातों का रिजल्ट यह है कि उसमें बिखराव आ गया है, उनमें फ्रस्ट्रेशन आया है। उनके नेता दूसरा अल्टरनेट ढूंढने के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं, और सभी नेता और कार्यकर्ताओं में जो दरार निर्माण हुई है उसके बारे में उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। दूसरा कोई बाहर वाला दरार नहीं कर सकता। अपनी पार्टी संभालना हर नेता का अपना काम। एमसीडी चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई, वो भी बुरी तरीके से, जिसके बाद कुमार विश्वास ने नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। और अब अमानतुल्लाह खान कुमार विश्वास पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए थे उस पर संदेह जता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको मेरठ की खबर बताते हैं। मेरठ में रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर पर छापेमारी में जंगली जानवरों की तस्करी और आर्म्स रैकेट के तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट में देवेंद्र कुमार के शूटर बेटे प्रशांत के साथ नेशनल राइफल्स एसोसिएशन के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो स्लोवेनिया के जरिए हथियारों की तस्करी और दूसरे गैर कानूनी काम में शामिल थे। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी प्रशांत बिश्नोई का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। वो अभी तक फरार बताया जा रहा है। इस रैकेट में शामिल स्लोवेनिया के नागरिक बोरिस के साथ एक अमित गोयल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी प्रशांत बिश्नोई का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये तस्वीरें जी मीडिया को मिली है, जिसमें प्रशांत बिश्नोई को स्लोवेनिया के नागरिक बोरिस और अमित गोयल के साथ देखा जा सकता है। मेरठ में उसके घर पर छापेमारी में 100 से ज्यादा विदेशी हथियार और 2 लाख से ज्यादा कारतूस मिले थे, जबकि 100 किलो से ज्यादा जानवरों के अंग मिले थे। बोरिस मिकोलिच
दिल्ली में गिरफ्तार हुआ स्लोवेनिया का नागरिक अमित गोयल। डीआरआई गिरफ्तार कर चुकी है। प्रशांत बिश्नोई अब तक फरार है। मेरठ में बरामद हुए हथियारों का नेटवर्क कितना बड़ा है? कर्नल देवेंद्र और उसके बेटे प्रताप बिश्नोई के तार कहां तक जुड़े हैं? सूत्रों के मुताबिक मेरठ में जिस इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है उसमें नेशनल राइफल्स एसोसिएशन के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो स्लोवेनिया के जरिए हथियारों की तस्करी और दूसरे काले धंधे कर रहे थे। छापेमारी मेरठ में जरूर हुई, हथियार भी मेरठ से बरामद हुए, लेकिन इस साजिश पर से पर्दा हटा था दिल्ली में, और अब हथियारों की तस्करी का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने है। बड़ा रैकेट है और फिलहाल डीआरआई की टीम लगातार तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है और जो नेशनल शूटर है प्रशांत बिश्नोई, उसकी तलाश के लिए भी टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन एक बड़ा रैकेट है जिसको डीआरआई की टीम ने बस्ट किया है और बताया गया कि इसमें और कई लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं और जल्द इसमें और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बरामदगी के बाद डीआरआई के अधिकारियों ने रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र से कई घंटे पूछताछ की है, जबकि उनका बेटा प्रशांत बिश्नोई, जो एक राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज भी है, वो फरार है। जो जिनका काम खेल खेलना नहीं, किसी तरह से रिनाउंड शॉट बन के बाहर से हथियार लाने का धंधा रहा है या शूटिंग से रिलेटेड और सामान जो बिना लाइसेंस के या बिना कस्टम के नहीं आ सकता था, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा होगा। नामों का स्पेसिफिक बता पाना मेरा इस स्टेज पे मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास मैं कोई जांच एजेंसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं जो मेरे पास पूरी जानकारी आ रही है। जो जानकारियां मुझे मिल रही हैं वो सारी मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं और लोगों के माध्यम से मिल रही हैं। तो उनसे जो लगता है, मुझे यही लगता है कि इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, तभी इतना बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे इतना हुआ होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बोरिस मिकोलिच और अमित गोयल समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे। ये तीनों तुर्किश एयरलाइंस के जरिए स्लोवेनिया से वाया इस्तांबुल होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। इनके पास से 25 अवैध हथियार बरामद हुए थे। फिर पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद मेरठ और दिल्ली में छापेमारी की गई और सामने आया हथियारों का जखीरा। वन विभाग से संबंधित तेंदुआ, काला हिरन की खालें बरामद हुई हैं, कुछ दांत बरामद हुए हैं और इन जो प्रतिबंधित प्रजाति की जो जीव हैं, जैसे काला हिरन है, सांबर है, ब्लैक बक है, इन सब के खोपड़ियाँ, सींग और खाल वगैरह बरामद हुई हैं। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले शूटर्स के नाम पर अवैध तरीके से ये हथियार भारत में लाए जाते हैं और बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी होती है। जांच के बाद डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कस्टम एक्साइज की 3 टीमों ने मिलकर सबसे बड़े रेड की प्लानिंग की। और इस वक्त मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ये बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले की जांच कहां पहुंची है? क्या जो 2 बाप बेटे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिर किस तरह से ये धंधा करते थे, किस नेटवर्क के जरिए पूरा कामकाज चला रहे थे? देखिए विद्या, इस अगर पूरे नेटवर्क की बात बताऊं आपको तो इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो रिनाउंड शूटर्स हैं वो शामिल थे, क्योंकि भारत के अंदर वेपन्स को लाना आसान नहीं है। कोई भी आम आदमी वेपन्स को इंपोर्ट नहीं कर सकता है। शूटर जो है, रिनाउंड शूटर हैं या जिन्होंने नेशनल में या ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, वहाँ पर गए हैं, तो वही वेपन्स लेकर के आ सकते हैं। लेकिन वो भी वही वेपन लेके आ सकते हैं जिस शूटिंग इवेंट में वो कम्पीट करते हैं, और उसके लिए भी एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर आपको वेपन लेकर के आना है तो उसके लिए सबसे पहले इनवॉइस मंगानी पड़ेगी उस कंट्री से। उसके बाद उसके अगेंस्ट यहाँ से इंपोर्ट लाइसेंस आपके लिए इशू होगा, और जिस कंट्री से वेपन मंगाना है वहाँ से एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू होगा, और उसी के बाद आप कस्टम ड्यूटी पे करके उस वेपन को ले सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा था कि इस पूरे रूल को अमेंड कर दिया गया था, और मिली भगत से जो स्लोवेनिया एक कंट्री है जहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती या एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ से वेपन्स को लेकर के, और उसमें भी वो वाले वेपन्स जो स्पोर्टिंग इवेंट पे काम नहीं आते बल्कि फायर आर्म्स हैं, जो कि डेडली वेपन्स हैं, उन वेपन
वेपन्स को यहाँ पर लाया जाता था, और क्योंकि NRA से क्योंकि रिनॉन्ड शूटर होते थे, वहाँ से उनको एक लेटर इशू हो जाता था क्योंकि रिनॉन्ड शूटर है और ये वेपन को कैरी कर सकता है, और उस बात की पूरी तरह से जांच नहीं करते थे। इसमें कहीं ना कहीं NRA के अधिकारी भी मिली भगत थी, कस्टम के ऑफिशियल्स की भी मिली भगत थी, और जो दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी मिली भगत थी, क्योंकि जैसे ही वेपन भारत में आता था एयरपोर्ट पर, वहाँ पर बड़े आराम से कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद उसको रिलीज कर दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ NRA का जो एक लेटर इशू होता था कि ये रिनॉन्ड शूटर है और ये वेपन को लेकर के आ सकता है, सिर्फ इसी लेटर के बेस पर वो वेपन उसको रिलीज कर दिया जाता था। बड़ा जखीरा था जितेंद्र, इसको खपाते कहाँ थे, बेचते किस मार्केट में थे? देखिए, क्योंकि भारत बड़ी मार्केट है, लोग काफ़ी संख्या में जो विदेशी वेपन है उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कोई सीधा तरीका है नहीं, क्योंकि वो खरीद नहीं सकते हैं, उसके लिए एक तरीका ढूंढा गया था। और मैं आपको बता दूं कि पिछले करीब 10 सालों से ये अवैध हथियारों की तस्करी का धंधा चल रहा है, जिसमें बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। DRI अपनी जांच कर रही है, कुछ बड़े नामों के खुलासे चल रही है, लेकिन पूरी जानकारी लगभग आपने दे दी है दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।